हेलो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इट इज़ ए नाइस डे टुडे बिकॉज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड द वेदर इज़ वेरी कूल। तो एक बार फिर से मैं विकास मौर्य अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और इस बार हम जो पढ़ने जा रहे हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इंक्लूडिंग 12th क्लास एंड 10th क्लास एग्जाम ओरिएंटेड। ये परीक्षा उपयोगी है, ठीक है। तो ये क्या है आपको अभी समझाता हूं मैं। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो इंपरेटिव सेंटेंस भाई पढ़ाना है तो पहले सेंटेंस तो बताना ही पड़ेगा। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्य के जो भेद होते हैं, भाग होते हैं। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो अपने नोटबुक में आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। तो नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ए बी यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जो कि आप टेंस में पढ़ चुके हो ऑलरेडी भाई, इसको आप पढ़ चुके हो। और फिर सेकंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसको भी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, इसको भी आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये जो दो सेंटेंस हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव, ये टेंस में आते हैं। टेंस जितना भी पढ़ाया गया है, मॉडल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ाया गया है, इन सभी में इसका प्रयोग है, ठीक है। तो चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। इंपरेटिव सेंटेंस अभी शायद आप नहीं पढ़े होंगे, जिसको करंट टाइम में मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। और अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। और 5th नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। चलिए चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। क्रमशः ये मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर वीडियो को 1 बाय 1 देखते रहिए, तब आपकी अंग्रेजी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पर। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी छोड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन है, इसका जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, परामर्श, निवेदन, इच्छा या निषेध प्रकट हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने दोनों अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों बता दिया है कि भाई इसको अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, इसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इसको सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव में ही बनाते हैं, ठीक है। तो इनसे आज्ञा, सलाह, परामर्श, निवेदन, इच्छा या निषेध का बोध होगा। जैसे आप अफर्मेटिव में हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ पे आदेश का बोध हो रहा है, कोई आदेश दे रहा है भैया खड़े हो जाओ। तुरंत दरवाजा खोलो, ये भी कोई आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि तुरंत दरवाजा खोलो। पुलिस को इस मामले के बारे में सूचित करो, अब यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि भैया पुलिस को तुरंत सूचित करिए मामले के बारे में, जल्दी वो आए। फिर ये सेंटेंस देखो, इस काम को, यहाँ पे को लिखा है भैया जी, इस काम को कृपया जल्दी पूरा करने की कोशिश करो, इस काम को कृपया जल्दी पूरा करने की कोशिश करो। यहाँ पे कृपया शब्द आ गया है। कृपया हम हिंदी में तब प्रयोग करते हैं जब उससे निवेदन का बोध होता है। फिर ये सेंटेंस देखो, कृपया इस काम में मेरी मदद करो, इसमें यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है कि भैया मेरी मदद कर दो इस काम में, ठीक है। फिर अफर्मेटिव को चलते हैं, बनाते हैं। अफर्मेटिव का जो नियम है, इट्स वेरी इजी फॉर यू, यू कैन इजीली ट्रांसलेट these sentences। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब देखते हैं इसको, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। एक चीज और नोट कर लीजिए, इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है, यू को छिपा रहने दिया जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यानी इसमें क्रिया है खड़े होना। तो सबसे पहले हम क्रिया लिख देंगे स्टैंड अप। ये बन गया सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और इसको बोलने में बड़ा मजा आता है। ये बोलते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, बोलने में बड़ा मजा आता है। तो इस सेंटेंस को देखो, तुरंत दरवाजा खोलो, तो इसमें सबसे पहले क्रिया लिखेंगे खोलो यानी ओपन। क्या खोलो? दरवाजा यानी द डोर। अब तुरंत की अंग्रेजी आपको लिखना है एट वंस, ठीक है। इस प्रकार आपको सेंटेंस बनाना है। बस फर्स्टली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, जितने भी वर्ड बचे हैं उसको लिख दो, इंपरेटिव सेंटेंस बन गया भाई। पुलिस को इस मामले के बारे में सूचित करो, तो यहां पे सबसे पहले वर्ब लिखेंगे सूचित करो, ठीक है। सूचित करो यानी पहले क्रिया लिखेंगे इन्फॉर्म।
इन्फॉर्म मतलब सूचित करो, फिर किसको का प्रेस करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको सूचित करो, पुलिस को, द पुलिस, द पुलिस यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है भैया जी। उसके बाद अब ये बचा इस मामले के बारे में, तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है के बारे में जिसकी अंग्रेजी अबाउट होती है, इस मामले के आगे यानी यहाँ पे लिख दिया जाएगा तो हो जाएगा अबाउट, अबाउट, फिर इस मामले को लिख दीजिए दिस मैटर। दिस इज हाउ यू कैन इजिली ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज, यही वो तरीका है, आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन गाइज प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर कोई त्रुटि है तो प्लीज मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। आइए अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इस काम को कृपया जल्दी पूरा करने की कोशिश करो। अगर कृपया शब्द आ गया तो आप प्लीज या काइंडली शब्द वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के अंत में लगा दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कृपया की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख देंगे प्लीज, हो गया कृपया। अब फिर नियम पे आ जाएंगे, पहले क्रिया लिखेंगे भैया जी, कोशिश करो यानी ट्राई, प्लीज ट्राई, कृपया कोशिश करो। किस चीज की कोशिश करो, पूरा करने की, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं। पूरा करने की, किसको पूरा करने की, इस काम को। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव लिखेंगे प्लीज ट्राई टू कंप्लीट, यानी पूरा करो, पूरा करने की। प्लीज ट्राई टू कंप्लीट, किसको पूरा करने की, इस काम को। तुरंत यहां पे लिख दीजिए दिस वर्क। भैया जी मैंने आपको इन्फिनेटिव भी पढ़ा दिया है, इन्फिनेटिव अगर बीच सेंटेंस में आ जाता है तो उसको मेन वर्ब के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में इस प्रकार हम बनाएंगे, कृपया इस काम को इस काम में मेरी मदद करो। अब यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिए, प्लीज आया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे काइंडली का प्रयोग भी किया जा सकता है। कृपया की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे काइंडली, ठीक है। फिर उसके बाद इस काम में मेरी मदद करो, सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है, ठीक है। सबसे पहला काम वर्ब लिखना है, मदद करो यानी हेल्प। प्लीज काइंडली हेल्प, किसकी मदद करो, मेरी ऑब्जेक्ट के रूप में मैं लिखेंगे। अब इस काम में की अंग्रेजी यहां लिख देंगे इन, और उसके बाद इस काम यानी दिस वर्क। तो ये इंपरेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम से क्लियर हो गया। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। इट्स आल्सो गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ये सेंटेंसेस बहुत आसान है। इन निगेटिव सेंटेंस में ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम था वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये डोंट या डू नॉट आगे लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे नियम में हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आते हैं इन दो सेंटेंसेस पे, इसको आप ध्यान से देखिए। इस बार झूठ मत बोलो, मत आ गया, मत, ना, नहीं, ये सब निगेटिव शब्द है, ये निगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, डोंट लिख देना है। सबसे पहले वी हैव टू राइट डोंट, डोंट लिख दिया। अब सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बोलो यानी बोलना, झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल ए लाई होता है, टेल ए लाई। डोंट टेल ए लाई, इस बार की अंग्रेजी यहां पे लिख देंगे दिस टाइम। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। मुझे नहीं लगता है ये कठिन आपके लिए है। शोर न मचाओ, ना शब्द आ गया, ये निगेटिव शब्द बता रहा है, तो इसके लिए हमें डू नॉट या डोंट लिख देना है। आजकल वैसे शॉर्टकट का जमाना है तो डोंट लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। डू नॉट, अब शोर मचाना की अंग्रेजी होता है मेक ए नॉइस। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस बन रहा है भैया जी। अब ये देखो, धूप में मत खेलो, यहाँ भी निगेटिव है, मत शब्द आया है तो उसको निगेशन बता रहा है। धूप में मत खेलो, ये सलाह दी जा रही है। शोर न मचाओ, आदेश दिया जा रहा है। इस बार झूठ मत बोलो, सुझाव दिया जा रहा है, यह आदेश भी हो सकता है। तो धूप में मत खेलो, सबसे पहले हम लिख देंगे डोंट। अब खेलना की अंग्रेजी पहले क्रिया लिखेंगे प्ले, डोंट लिखे फिर पहले क्रिया लिखेंगे वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। धूप में यानी इन द सन, ये हो गया डोंट प्ले इन द सन। अंग्रेजी भी इसकी बोलने में बड़ा मजा आता है। डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, डोंट सिट डाउन, डोंट स्टडी द बुक, डोंट प्ले विद मी। तमाम तरह के सेंटेंसेज आप बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अगर आप सही से पढ़ते रहे तो। हमेशा सच बोलो, हमेशा की अंग्रेजी। अगर एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, अगर वाक्य में हमेशा या कभी नहीं शब्द आ जाता है, हमेशा या कभी मत या कभी नहीं शब्द आ जाता है, तो ऑलवेज और नेवर ऐसे हैं जिनको इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, शुरुआत में लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा सच बोलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज। अब बोलो यानी स्पीक, फिर क्या बोलो, सच यानी द
ट्रूथ। तो भैया जी इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब कभी गरीबों को मत सताओ, तो इसमें कभी और मत आ गया है, इसका मतलब नेबर यहाँ पे लिखा जाएगा, नेबर। अब पहले क्रिया पे आ जाओ, नेबर लिखे, अब सताओ यानी पहले वर्ब पे आ जाओ, वर्ब यानी टीज। नेवर टीज, कभी मत सताओ, किसको सताओ? गरीबों को, यानी द पुअर। तो ये बहुत ही इजी है, ऐसे सेंटेंसेज आप नहीं बना पाए तो कुछ नहीं बना पाएंगे। अफर्मेटिव इस तरह से बनेगा और निगेटिव इस तरह से बनेगा, और इस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसके आगे भी अभी है, अभी इसके आगे लेट का प्रयोग है, लेटस का प्रयोग है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो आते हैं गाइस इंपरेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम पर। इस दूसरे नियम में आपको मैं बताऊंगा यूज ऑफ लेट, ठीक है, यूज ऑफ लेट। लेट का जो मतलब होता है, लेट भी एक क्रिया है, लेट जो है वो भी एक क्रिया है, जिसका मतलब होता है देना। लेकिन क्या देना? ये सिर्फ अनुमति का बोध कराता है। किस चीज़ का बोध कराता है? अनुमति का। मतलब कुछ देना नहीं, रुपया पैसा मोबाइल दे दो, मार्कर दे दो, पेन दे दो, ये सब नहीं, अनुमति देने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा है वाक्यों से अनुमति लेने या देने का बोध होता है। वाक्य के अंत में दो, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पहचानने का तरीका, हिंदी वाक्य के अंत में दो अक्षर लिखा रहता है। जैसे सब में आप देख सकते हो क्लियरली, यू कैन सी, यहाँ पे लास्ट में दो लिखा है ना, दो लिखा है, लास्ट में दो लिखा है, ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो। लेकिन इतना ही कहीं काफ़ी नहीं है, दो शब्द लिखा रहता है और उससे ठीक पहले एक इन्फिनेटिव जरूर आती है। इन्फिनेटिव यानी ऐसी क्रिया जिसमें ना नी ने जुड़ा रहेगा, तो वो भी आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्फिनेटिव आई है पढ़ने, यहाँ पर आया है याद करने, यहाँ पर आया है पार करने, और यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हो खेलने, जाने, घूमने। तो ऐसी क्रिया जिसमें ना नी ने जुड़ा रहता है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसका जो पहचान है, बहुत अच्छा पहचान है, लास्ट में दो लिखा रहता है और उससे पहले एक इन्फिनेटिव जरूर आती है। किंतु इन्फिनेटिव का जो यहाँ पे टू है उसको लिखा नहीं जाएगा। यहाँ लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट के साथ इन्फिनेटिव के टू को नहीं लिखते हैं। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो इसमें देखिए लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? देखिए क्रिया से किसको का प्रश्न करके जो उत्तर मिलेगा वो सजीव के रूप में रहेगा और वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, और क्रिया से क्या का प्रश्न करके जो उत्तर मिलेगा वो प्रायः निर्जीव रहेगा या कभी कभी सजीव हो सकता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, मुझे इस पत्र को पढ़ने दो, तो सबसे पहले दो की अंग्रेजी लिखेंगे लेट, ये भी एक क्रिया है। लेट यानी दो, किसको पढ़ने दो? मुझे। तो पहले किसको का प्रश्न करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें लिखना है, लेट मी। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ने, रीड। यहाँ पे भले ही ये आपको इन्फिनेटिव लगता हो, लेकिन ये यहाँ पे टू नहीं लिखा जाएगा, लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, क्या पढ़ने दो? इस पत्र को। तो इसको लिख देंगे हम दिस लेटर। तो ये याद रहे कि दो से पहले एक इन्फिनेटिव आता है, और क्लियरली 6 सेंटेंसेस में आप देख सकते हो दो के पहले इन्फिनेटिव आया है। और अगर इन्फिनेटिव नहीं आया तो फिर इस नियम से नहीं बनेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रमन और सुमन को कविता याद करने दो, सबसे पहले तो लेट लिख देंगे। अब किसको का प्रश्न करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसको याद करने दो? रमन और सुमन को। तो यहां पर लिख देंगे रमन एंड सुमन। लेट रमन एंड सुमन। अब जैसे ही आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिख दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर याद करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लर्न। लेट रमन एंड सुमन लर्न, क्या याद करने दो? कविता। फिर हम इसको लिख देंगे द पोयम। एक चीज आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि क्रिया से किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट मिलता है,
जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या का प्रश्न करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसको का प्रश्न करके हमेशा सजीव मिलता है और क्या का प्रश्न करके प्रायः निर्जीव चीज मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखिए। क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो क्या का प्रश्न कर लीजिए, किसको का प्रश्न कर लीजिए। चलिए आते हैं तीसरे सेंटेंस पर, नाविक को नदी पार करने दो। अब दो, सबसे पहले तो हम लेट लिख देंगे, लेट पार करने दो। किसको पार करने दो? नाविक को, यानी द बोटमैन। लेट द बोटमैन। अब पहले क्रिया लिखेंगे, पार करना की अंग्रेजी हो जाएगा क्रॉस। फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या पार करने दो? नदी। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिवर। तो इस प्रकार आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हो, ठीक है। अब ये तो रही अफर्मेटिव की बात। अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है, इस तरह से बनता है। लेकिन निगेटिव में आपको क्या करना है, लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे एग्जांपल पे चलते हैं, राहुल को धूप में क्रिकेट ना खेलने दो। तो सबसे पहले लेट लिख देंगे, लेट। अब किसको ना खेलने दो? राहुल को। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लिखिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। लेट राहुल नॉट। अब पहले क्रिया लिखेंगे, प्ले। फिर क्रिया से किसको या क्या का प्रश्न कर लो, क्या खेलने दो? क्रिकेट। क्रिकेट के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट। अब एक चीज और बची है, धूप में, तो इसको हम लिख देंगे इन द सनशाइन। सन मतलब भी धूप होता है, सनशाइन मतलब भी धूप होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस पे आते हैं, छात्रों को अब घर मत जाने दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे लेट। फिर किसको मत जाने दो? छात्रों को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेट द स्टूडेंट्स। और हम ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। मत की अंग्रेजी, ना की अंग्रेजी, आपको नॉट लगा देना है ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में। लेट द स्टूडेंट नॉट। पहले क्रिया लिख दो, गो। कहाँ जाने दो? घर। तो पहले वो लिख देंगे होम, तब हमें लिखेंगे नाउ। तो इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन ये दो तरह से बन सकता है। या तो ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए, या तो नॉट का प्रयोग ना करिए, डोंट से बना दीजिए, आगे डोंट लगा दीजिए, बाकी सेम नियम वो बन गया। तो सबसे पहले इसको लेट से बनाते हैं। लड़कों को बारिश में घूमने, लड़कों को बारिश में मत घूमने दो। तो यहाँ पे मत यानी सबसे पहले लेट लगा दिए। किसको ना घूमने दो? लड़कों को। तो ये लिख दिया द बॉयज, लेट द बॉयज। अब नॉट यहीं पे लगा देंगे, नॉट। अब पहले क्रिया लिखो, घूमने दो यानी वॉक, तब ये लिखा जाएगा बारिश में यानी इन द रेन। लेकिन इन सभी तीनों सेंटेंसेज में आप ऑब्जेक्ट के बाद नॉट ना लगाएं। आप चाहें तो इसको डोंट से बना सकते हैं, आगे लिख दें डोंट। अब उसके बाद लिखते चले जाएं, घूमने दो किसको? लड़कों को। पहले उससे पहले डोंट लेट लिखेंगे, डोंट लेट। किसको घूमने दो? लड़कों को, यानी द बॉयज। डोंट लेट द बॉयज। अब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ डोंट लग गया। सब में डोंट लग सकता है, तब नॉट नहीं लगाएंगे। डोंट लेट द बॉयज, घूमना की अंग्रेजी वॉक, तब हो जाएगा बारिश में यानी इन रेन। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक भ्रम हो सकता है। कभी कभी लास्ट में दो आ जाता है, तो उसको आप लेट से बना दोगे, लेकिन वो लेट से बनेगा नहीं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हम अलग से समझाते हैं आपको, ठीक है। ये अलग से एक सेंटेंस आपको समझाते हैं, उसे 100 रुपया दो। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि लास्ट में तो दो आ गया है, लेट से बनेगा, लेकिन नहीं। डोंट मिसअंडरस्टैंड, यहाँ पे दो आया है, लेकिन इससे पहले इन्फिनेटिव नहीं आई है। आप यह ध्यान दीजिएगा, दो आया है लेकिन इससे पहले इन्फिनेटिव नहीं आई है, तो इसको पहले नियम से बनाएंगे, जो इसका पहला नियम था। यानी इसमें दो का अर्थ देना हो गया, तो देने के लिए हमने क्या करना है? गिव लिखना है। गिव यानी दो, किसको दो? ही मतलब उसे, तब हम ये लिखेंगे 100 रुपया यानी 100 रुपीज। तो ये मिस जज मत करना आप लोग। अगर लेट के बाद इन्फिनेटिव है, लेट से पहले इन्फिनेटिव है, तो इस नियम से बनेगा। लेकिन दो से पहले अगर इन्फिनेटिव नहीं है, दो से पहले अगर इन्फिनेटिव है तो इस नियम से बनेगा। अगर दो से पहले इन्फिनेटिव नहीं है तो इसको पहले नियम के अनुसार बनाओ।
उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, लेकिन अभी इसका तीसरा नियम भी बचा है जो मैं जस्ट अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक होमवर्क दूंगा जिसे आपको बनाना होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंतिम रूल पर। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में लास्ट में लेटस का नियम है, और इसका प्रयोग किस लिए होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है यूज ऑफ लेटस, या लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में हम लेट्स लिख सकते हैं। अब इसका प्रयोग हम करते क्यों हैं, इसका प्रस्ताव या सुझाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक सर्टेन, एक निश्चित पहचान है। हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में, शुरुआत में आओ या चलो जैसे शब्द आ जाते हैं, तो इसमें करना क्या है, लेटस या लेट्स लिख देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आइए एग्जाम्पल पे देखते हैं। आओ एक स्वच्छ भारत बनाएं, तो आओ यानी आपने यहाँ पे लिख दिया लेट्स, तो इसमें हो गया आओ, हो गया। ठीक है, अब सीधा क्रिया लिखेंगे बनाए, लेट्स मेक, आओ बनाए, क्या बनाए, एक स्वच्छ भारत, यानी ए क्लीन इंडिया। ये मोदी जी का नारा है, भारत को स्वच्छ बनाइए। ठीक है, तो लेट्स मेक ए क्लीन इंडिया, आओ एक स्वच्छ भारत बनाए। अगर आओ शब्द ऐसे आ गया, इससे देखो ये प्रस्ताव का बोध हो रहा है। प्रस्ताव और सुझाव में समझाता हूँ क्या है कि एक कोई व्यक्ति सभी लोगों को कुछ करने के लिए कहता है और वो व्यक्ति स्वयं उसमें शामिल होता है, तो एक प्रकार का प्रस्ताव हो गया, सुझाव हो गया, तो इसको हम सुझाव प्रस्ताव कहते हैं। अफर्मेटिव तो हमें आप में इसको अफर्मेटिव में पहचान लेना है, लेकिन निगेटिव में आपको दिक्कत का सामना करना है। तो अगर ये जाने प्रस्ताव और सुझाव क्या होता है तो क्लियरली आप जान जाएंगे। तो देखते हैं आगे सेंटेंस, चलो मैदान में क्रिकेट खेलें। तो चलो या आओ के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे लेट अस या लेट्स। अब सीधा क्रिया पे आ जाएंगे, लेटस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेले, प्ले। क्या खेलें, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे क्रिकेट के बाद, यानी खेलें, किसको खेलें, क्या खेलें, क्रिकेट। तो यहाँ हम क्रिकेट लिख देंगे। लेट्स प्ले क्रिकेट, अब मैदान में यानी इन द ग्राउंड या प्ले ग्राउंड। वैसे प्ले ग्राउंड लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आओ तेज दौड़ने की कोशिश करें, आओ या चलो के लिए सबसे पहले हम लेट्स लिख देते हैं या फिर लेटस लिख देते हैं। अब पहले क्रिया लिखेंगे, कोशिश करें, लेट्स ट्राई, कोशिश करें। किस चीज़ की कोशिश करें, दौड़ने की। ये इन्फिनेटिव है तो यहाँ पे इन्फिनेटिव टू लग जाएगा, टू रन। जिस क्रिया में नानी ने जुड़ा हो वो टू से बनता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से। लेट्स ट्राई टू रन, अब तेज की अंग्रेजी हो जाएगा फास्ट। लेकिन गैस एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अफर्मेटिव में तो हो सकता है आओ या चलो शब्द आ जाए, लेकिन निगेटिव में हो सकता है ना आए। तो हमें उसको पहचानना है कि इसमें प्रस्ताव का या सुझाव का बोध होता है। जैसे यहाँ वहाँ न थूके, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ वहाँ न थूके, ये प्रस्ताव दिया जा रहा है, ना तो स्वयं थूकेगा ना किसी को थुकवाएगा। तो इस तरह से लेट्स नॉट, थूकना की अंग्रेजी स्पिट, यहाँ वहाँ की अंग्रेजी हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ ना थूकें, इस तरह बन जाएगा। कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, तो इसमें प्रस्ताव दिया जा रहा है, ना तो मैं स्वयं फेंकूंगा ना तो किसी को फेंकना है, यानी ये सुझाव और प्रस्ताव है। तो इसके लिए लेटस का प्रयोग ही करेंगे, लेट्स और यहीं पे नॉट लगा देंगे, यानी इसको ना, इस निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप नोट कर लीजिए कि लेट अस या लेट्स के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो लेट्स नॉट, अब फेंकना की अंग्रेजी पहले लिखेंगे थ्रो। क्या फेंकें, कूड़ा, यानी द गार्बेज, द गार्बेज हो जाएगा। फिर ये सड़क पर, इसको हम लिख देंगे ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। लेट्स नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। गरीबों की मदद करें, अगर इस तरह होता गरीबों की मदद करो तो किसी एक आदमी से कहा जा रहा है तो हेल्प द पुअर इस तरह हो जाएगा, लेकिन गरीबों की मदद करें, हम भी करें, जितने लोगों से कह रहे हैं वो भी करें, तो सबको इंक्लूड करते हुए जो चीज़ कही जाती है उसको हम प्रस्ताव या सुझाव कहते हैं, उसे हम लेट अस या लेट्स के प्रयोग से बनाएंगे। तो यहाँ पे गरीबों की मदद करें, ये अफर्मेटिव है तो भी ये लेट्स से बनेगा, यानी लेट्स। अब पहले क्रिया लिख दें हेल्प, किसकी मदद करें, गरीबों की, यानी द पुअर। एक चीज़ मैंने इसमें लिखना भूल गया, अगर इसमें हम शब्द आ गया,
जैसे आओ हम एक गीत गाएं, आओ हम एक गीत गाएं। अब इसमें हम शब्द भी आ गया, तो याद रहे आपको कि हम की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अगर आपने लेट अस लिखा है या लेट्स लिखा है तो उसमें हम शब्द अस के लिए लग गया है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस, अब पहले क्रिया लिख दो सिंग, क्या गाएं, एक गीत यानी ए सॉन्ग। तो इसमें अगर हम शब्द आता है तो इसकी इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है। तो इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस के 3 रूल समाप्त हो गए। उम्मीद है कि इस वीडियो में जितना भी जो भी कुछ पढ़ाया गया हो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, और हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई त्रुटियाँ हैं, कोई चीज़ फिर से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि मैं होमवर्क वीडियो के अंत में दूंगा, अगर चाहें तो आप उसको बनाकर मुझसे चेक करवा लग सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर